अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 MFA ऑटम 22 का पेपर हम कवर करने जा रहे हैं। सेक्शन 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हुए हैं। सेक्शन बी में हमारे पास कोई 3-4 अच्छे न्यूमेरिक एरिया के क्वेश्चन हैं, तो वो हम कवर करेंगे इस लेक्चर में। जी, सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो सेक्शन बी में हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 6 है 12 नंबर के लिए इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का। एक क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास बजटिंग से कोई 12 मार्क्स के लिए। एक क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास फॉरेक्स का कोई 6 मार्क्स के लिए। और एक क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास चैप्टर 11 और 12 से मिक्स क्वेश्चन है, जिसके अंदर वैक भी है और चैप्टर 11 की कुछ थ्योरी भी है, और टोटल 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। मीन ये 4 बड़े क्वेश्चन एग्जामिनर ने ऑटम 22 में टेस्ट किए, तो आए 1 बाय 1 इनको कवर करते हैं। जी, अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 करना क्या आपको क्वेश्चन नंबर 6 में रिक्वायरमेंट फॉर 12 गुड मार्क्स बाय यूजिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड मीन NPV को यूज़ करते हुए डिटरमाइन द डिस्काउंट रेट एट विच लॉन्चिंग ऑफ ग्लैडिएटर वुड बी फाइनेंशियली फिजिबल। आपने वो डिस्काउंट रेट जो है वो आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे ग्लैडिएटर को लॉन्च करना फिजिबल होगा। ऑल कैश फ्लोज अकर एट द एंड ऑफ ईयर अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। मीन हर कैश फ्लो ईयर एंड पे है, मीन ईयर 1, 2, 3 उनके अपने ईयर में ही है। तो आपने NPV को यूज़ करते हुए क्या करना है, वो डिस्काउंट रेट निकालना है, वो रेट निकालना है जहाँ पे ग्लैडिएटर को लॉन्च करना फाइनेंशियली फिजिबल हो। तो मेरे ख्याल से IRR निकालना है आपको NPV मेथड को यूज़ करते हुए। क्या ख्याल है? आ जाए क्वेश्चन के अंदर IRR निकालते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास डेटा है। क्या कहता है डेटा? Islamabad Universe IU is engaged in production and sales of various consumer products. The management is in the process of launching a new product, Gladiator. You have been provided the following information in this regard. IU has outsourced the due diligence of Gladiator at a cost of 250,000 which is payable shortly. 250,000 की जो है वो कंपनी क्या कर चुकी है, कॉस्ट जो है वो इस पे बेयर कर चुकी है, जो भी पे होनी है। ड्यू डिलिजेंस मीन कुछ स्पेशलिस्ट लोगों से आप जो है वो फिजिबिलिटी बनवाते हो, जो आपको बताते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं, कितने इस पे खर्चे आएंगे, कितनी इसमें इनकम होगी। तो ये क्या है, संक कॉस्ट है, दैट हैज़ ऑलरेडी बीन इनकट। क्या कहला है, इसकी बेस पर आपने डिसाइड करना होता है कि इधर ये आपको प्रोजेक्ट लेके चलना है या फिर नहीं चलना, तो क्या है, इररेलेवेंट। A specialist machine costing ₹25 million would be needed for the production of Gladiator. Yes, ये relevant cost है। 25 million की आपकी initial investment है। The machinery would be financed by a bank loan that would carry interest rate of 12% per annum. और बैंक लोन के थ्रू ये मशीनरी ली जा रही है जिसका इंटरेस्ट है 12% पर एनम। और NPV के क्वेश्चन में हम लोन, इंटरेस्ट इनको इग्नोर करते हैं। क्यों? डिस्काउंट फैक्टर के अंदर ये चीज़ें ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड होती हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिला, पॉइंट 2 से इनिशियल इन्वेस्टमेंट मिली जो हमने ईयर 0 में 25 मिलियन की लेनी है। द मशीन वुड बी एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स ऑपरेशन। पहले साल 10,000 यूनिट बनेंगे। However, the production will reduce by 10% and 15% in the second and third year respectively। 10,000 का 10% रिड्यूस करके मीन 90,000 यूनिट बनेंगे। कब? ईयर 2 में। क्या ख्याल? 9,000। और ईयर 3 में 15% और कम हो जाएंगे। At the end of third year, an overhauling would be carried out at a cost of 2.5 million। और थर्ड ईयर के एंड पे 2.5 मिलियन की ओवरहॉलिंग कॉस्ट भी बेयर की जाएगी। This would result in continuation of third year's production in the fourth and fifth year। और प्रोडक्शन यूनिट जो थर्ड ईयर के होंगे वही फोर्थ और फिफ्थ ईयर के भी होंगे। ओके। The selling price and cost of goods sold other than depreciation of Gladiator would be ₹1,600 and ₹750 per unit respectively।
सेलिंग प्राइस उसने दे दी 1600 होगी, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो 750 पर यूनिट होगी, और यूनिट ऊपर उसने दे दिए पर ईयर क्या क्या होंगे। द फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ग्लैडिएटर वुड बी ₹1 million पर एनम, वेयर एज वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट वुड बी ₹100 पर यूनिट, और यूनिट आपके पास ऊपर पॉइंट नंबर 3 में दिए गए हैं। द मशीन वुड हैव एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years, डेप्रिसिएशन भी आएगी। जो हम पहले क्या करते हैं, एज ए कैश फ्लो लेते हैं सिर्फ उस सूरत में अगर टैक्स कैलकुलेट करना है, अगर टैक्स कैलकुलेट नहीं करना तो फिर हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। क्या कहला, आफ्टर विच इट कुड बी स्क्रैप्ड फॉर ₹5 million, और आफ्टर 5 year 5 million स्क्रैप पे मशीनरी बिक भी जाएगी। दिस मीन हमें कोई गेन लॉस भी देखना पड़ेगा अगर डेप्रिसिएशन में जाना है तो। द मशीन एंड ओवरहॉलिंग कॉस्ट वुड बी सब्जेक्ट टू टैक्स डेप्रिसिएशन ऑफ 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और डेप्रिसिएशन 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। अब देखना अगर तो टैक्स कैलकुलेट करना है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें डेप्रिसिएशन को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, अदरवाइज इग्नोर करेंगे। The applicable tax rate would be 30% and tax would be payable refundable in the year in which the liability asset would occur, और टैक्स आ गया इसमें टैक्सेशन में कैलकुलेट करना पड़ेगी। All revenues and cost are quoted on today's rate mean year 0 पे। The estimated annual inflation 8% would be applicable for all revenues and cost that arise from first year and onward। 8% inflation year 1 से onward अप्लाई करना है क्योंकि सारी चीज़ें टूडेज मीन ईयर 0 की दी गई हैं आपको। देर आर नो ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्रीज ऑफ ग्लैडिएटर इन एनी ऑफ द 5 years, और कोई ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है। जी आ जाएँ क्वेश्चन की तरफ। क्या ख्याल है, उसने हमें पहले यूनिट कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या ख्याल है, पहले यूनिट कैलकुलेट कर लेते हैं। प्राइस पे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी है वो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर जाके हम सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, और कौन कौन सी कॉस्ट हैं, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है, तो ये सारी चीज़ें हमें लेना पड़ेंगी, डेप्रिसिएशन भी लेना पड़ेगी। आ जाए देखते हैं। तो अगर हम पहले सेल यूनिट्स की बात कर लें, ईयर है हमारे पास 5 years तक का डेटा है हमारे पास। सो ईयर 0 है, ईयर 1 है, ईयर 2 है, ईयर 3 है, ईयर 4 है, और हमारे पास ईयर 5 है। जी सेल्स यूनिट्स की पहले बात कर लेते हैं। सेल्स यूनिट्स जो हमारे पास जी करंट हमारे पास जो डाटा दिया गया है वो कितने हैं सेल्स यूनिट की अगर हम बात करें तो करंट हमारे पास हैं कितने, 10,000 यूनिट्स। क्या ख्याल है, 10,000 यूनिट्स, और डिक्रीज़ होंगे 10% से ईयर 2 में, तो इसका 10% डिक्रीज़ करें तो 9,000 बन गया, और 15% ईयर 2 में डिक्रीज़ होंगे तो आगे अगर ना हमारे पास 10,000 ईयर 1 के थे ना यूनिट्स। क्या ख्याल है, ईयर 1 के आपके पास 10,000 यूनिट्स हैं क्योंकि ईयर 0 में तो आपने इन्वेस्टमेंट लेना होती है ना। तो 10,000 यूनिट्स हैं आपके पास जो डिक्रीज़ हुए 10% से तो हो गए 9,000, और फर्दर 15% डिक्रीज़ होके कितना बनता है 7,650, और आगे जो है वो सेम ट्रेंड चलेगा जो ईयर 3 वाले थे। क्या कहना, ऐसी है। अब अगर हम सेलिंग प्राइस ले लें, सेलिंग प्राइस आपको उसने दी हुई है कितनी, 1600 टुडेज़ डेट के अकॉर्डिंगली, जो आगे जो है वो 8% इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी आना है। तो सेल प्राइस पर यूनिट हम लेने जा रहे हैं, सेल प्राइस पर यूनिट हम लेने जा रहे हैं जो एट द रेट ऑफ 8% इंक्रीज़ होगी, और कितनी है हमारे पास टुडेज़ डेट पे 1600 है। क्या ख्याल है, ट्यूसडे डेट पे 1600 है, तो 1600 का अगर आप 8% इंक्रीज़ कर दें तो यहाँ पे कितनी बनेगी 1728, फर्दर 8% इंक्रीज़ करें इंटू 1.08 कर दें तो 1866, फर्दर 8% इंक्रीज़ करें तो 2016, फर्दर 8% इंक्रीज़ करें तो 2177, फर्दर 8% इंक्रीज़ करें तो 2351। क्या कह रहा, और उसने आपको शायद कॉस्ट ऑफ सेल भी दी गई है। कितनी दी गई है, कॉस्ट ऑफ सेल कितनी दी गई है सर आपको, कॉस्ट ऑफ सेल कितनी दी गई है 750। क्या कह रहा है टुडेज़
तो इसको भी 8% इन्फ्लेशन इस पर हम अप्लाई करेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी दी गई है 750 का 8% इंटू 1.08 करें कितना बनता है 810, फर्दर इंटू 1.08 करें 875, फर्दर 945, फर्दर 1020, फर्दर 1102 कॉस्ट ऑफ सेल। इसके अलावा कौन सी कॉस्ट हमें दी गई है सर? इसके अलावा हमें कौन सी कॉस्ट दी गई है? फिक्स कॉस्ट आपकी 1 मिलियन है, वेरिएबल कॉस्ट आपकी 100 पर यूनिट है। क्या कहलाए? तो वेरिएबल कॉस्ट भी हम लेंगे 100 पर यूनिट, 2 डेज है तो इस पर 8% आप इंटरेस्ट अप्लाई करें। कितना इंटरेस्ट कह रहा है, इन्फ्लेशन अप्लाई करें 108, फर्दर 8%, 117, फर्दर 8%, 126, फर्दर 136 और फर्दर 8%, 147। अब हम चलते हैं अपनी एनपीवी की कैलकुलेशन की तरफ। क्या ख्याल है? तो हम एनपीवी की कैलकुलेशन में इधर एक लाइन लगा लेते हैं। ईयर ऑलरेडी हमारे पास है और हम फिगर जो है वो रुपीज़ इन 1000 कैलकुलेट करने जा रहे हैं। क्या ख्याल है? सो इसको आप नाम दे लो कि ये है सपोज ए, ये है आपका बी, ये है आपका सी और ये है आपका डी। तो आप क्या करो जी, सेल्स जो है वो ले लो। कैसे सेल आएगी? ए इंटू बी करने से, और ए इंटू बी अगर 10,000 इंटू 1728 आप करो तो कितना बन गया 17280। नेक्स्ट 16794, नेक्स्ट 15422, नेक्स्ट 16654, नेक्स्ट 17985। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल ले लेते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल के लिए हम क्या करेंगे, यूनिट्स इंटू सी, ए इंटू सी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना बन गया 8100, कॉस्ट है ब्रैकेट में लेंगे 7875, मीन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा प्लीज़, 7229, नेक्स्ट 7803, नेक्स्ट 8430। नेक्स्ट क्या वेरिएबल कॉस्ट ले लेते हैं। क्या ख्याल है? वेरिएबल कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, यूनिट्स इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमने कैलकुलेट की हुई है ए इंटू डी, मीन इसको यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिएगा 1080, नेक्स्ट 1053, नेक्स्ट 964, नेक्स्ट 1040, नेक्स्ट 1125। ठीक हो गया। इसके अलावा और क्या कॉस्ट दी गई है? उसने हमें कहा जी फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी है, फिक्स कॉस्ट 1 मिलियन है। तो इस पर भी क्या आएगा, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आएगा। फिक्स कॉस्ट पहले साल की देखिएगा 1 मिलियन का 8% इंक्रीज़ करके तो ये कितनी आ जाएगी 1080, नेक्स्ट 1166, नेक्स्ट इंटू 1.08 कर दें 1260, इंटू 1.08 कर दें 1360, इंटू 1.08 कर दें 1469। क्या ख्याल है? उसके बाद हमें क्या चाहिए, डेप्रिसिएशन चाहिए सर। और डेप्रिसिएशन के लिए हमें एक वर्किंग 1 करना पड़ेगी। क्या ख्याल है? डेप्रिसिएशन के लिए वर्किंग 1 यहाँ पे कर लूँ मैं। सो वर्किंग 1 हम करने जा रहे हैं जी डेप्रिसिएशन के लिए। और डेप्रिसिएशन के लिए वर्किंग 1 हम करने जा रहे हैं। कितनी कॉस्ट है सर हमारे पास, 25 मिलियन जो है वो मशीनरी की कॉस्ट है, 5 ईयर उसकी लाइफ है, 25% रेट दिया गया है और 5% स्क्रैप वैल्यू भी है टुडेज़ डेट पे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्क्रैप वैल्यू है ये टुडेज़ डेट है, तो आपने इसका इम्पैक्ट लेना है इन्फ्लेशन का इसके ऊपर भी। सो हमारे पास जी देखेंगे कॉस्ट जो है हमारे पास वो है कितनी 25 मिलियन, मीन 1000 में वर्किंग मैं करने जा रहा हूँ।
ईयर 1 की अगर हम डेप्रीसिएशन देखें तो वो कितनी बनेगी एट द रेट ऑफ 25%, वो बन जाएगी जी कितनी 6250। इसको अगर हम माइनस करें तो आपके पास जो है वो WDV जो है वो ईयर 1 की आ गई कितनी 18750। ईयर 2 पे हम क्या करेंगे जी डेप्रिसिएशन फिर चार्ज करेंगे एट द रेट ऑफ 25% इसका, और वो कितनी बनी 4688। ये माइनस किया तो आपके पास WDV जो है वो आ गई कितनी सर 14063। ईयर 3 की हम फिर डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करेंगे एट द रेट ऑफ 25%। क्या ख्याल है कितनी डेप्रिसिएशन बनती है सर इसकी 25%? 3516। तो आपके पास जो WDV बच गई वो कितनी बची सर 10547। अब ईयर 3 पे उसने कहा जी ओवरहॉलिंग होगी कितने की, ईयर 3 पे उसने कहा जी ओवरहॉलिंग होगी कितने की, कम ऑन। सो ईयर 3 पे उसकी ओवरहॉलिंग पे लग रहा है कितना 2.5 मिलियन एट द एंड ऑफ ईयर 3। तो हम क्या करने जा रहे हैं जी ओवरहॉलिंग एट द एंड ऑफ ईयर 3 जो है वो अप्लाई करने जा रहे हैं। लेकिन ये ओवरहॉलिंग उसने कहा जी ये जितनी भी कॉस्ट है ये एट टुडेज डेट हैं, तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट इस पर लेंगे ना, क्या कहला 8% इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट इस पे लेंगे, 3 सालों का लेंगे। कितनी है हमारे पास 2.5 मिलियन, 2.5 मिलियन को हम 2500 कर लें, क्या ख्याल है 2500 कर लें, इनटू हमें क्या करना पड़ेगा इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट लेने के लिए 8% है इंटू 1.08, और 3 साल का इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट लेना है तो पार 3 करके लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये इस क्वेश्चन के अंदर, क्यों उसने कहा कि जितनी भी कॉस्ट है ये सारी की सारी क्या है एट टुडेज डेट है, तो इसके ऊपर आपने इन्फ्लेशन जो है वो 8% लेना है। 2.5 आज वो बता रहा है, तो 3 साल बाद इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट के बाद वो कितनी कॉस्ट बनेगी, उसका 3 साल का इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट लेके ये बनेगी 3149। क्या कह रहा है 3149, और उसके बाद आपके पास जो इसकी टोटल कॉस्ट बन जाएगी एसेट की एट द एंड ऑफ ईयर 3 वो बनेगी 13696। अब ईयर 4 में आपने जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है एट द रेट ऑफ 25% वो इस पे चार्ज करनी है, कितनी बनती है 3424 माइनस किया तो आपके पास WDV ईयर 4 के एंड पे आ गई सर कितनी 10272। ईयर 5 में क्या करोगे डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे एट द रेट ऑफ 25%, सर कितनी बनी 10272 का 25% 2568 माइनस किया तो आपके पास जो WDV बच गई ईयर 5 के एंड पे वो कितनी बच गई सर 7704। ईयर 5 के एंड पे 7704 आपके पास WDV बची है। आप स्क्रैप कितने पे बेच रहे हो सर स्क्रैप कितने पे बेच रहे हो 5 मिलियन पे, लेकिन ये आज की कॉस्ट है 5 मिलियन, इसके ऊपर आपने इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट 5 सालों का लेना है, क्या क्या सो स्क्रैप वैल्यू कैसे है 5 मिलियन इंटू 1.08 रेज टू पार 5 सालों का इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आने के बाद कितने की बचेगी 7347। तो आपके पास क्या हुआ जी इतनी WDV है, स्क्रैप इतने की बिक रही है, तो फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, मीन बुक वैल्यू इतनी है बिकी इतने की, कम पे बिकी तो क्या हुआ आपका लॉस हो गया सर कितने का 357 का लॉस ऑन डिस्पोजल आ गया, मशीनरी का लॉस। तब हमें क्या करना है जी यहाँ पे हमने चूँकि हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना है तो हमें ये डेप्रिसिएशन भी लेना पड़ेंगी पाँचों, और साथ हमें ये लॉस भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, क्या कहला डेप्रिसिएशन भी लेना पड़ेंगी और लॉस भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। सर डेप्रिसिएशन की ज़रा अमाउंट मुझे बता दीजिएगा,
कितनी कितनी बन रही है 6250 ईयर 1 की, ईयर 2 की कितनी है सर 4688, ईयर 3 की कितनी है सर 3516, ईयर 4 की कितनी है 3424, ईयर 5 की कितनी है सर 2568। क्या ख्याल है? इसके अलावा हमें क्या लेना है सर? लॉस ऑन डिस्पोजल भी लेना है जो वर्किंग वन से हमने निकाला है। कहाँ पे लेना है सर? किस ईयर में हुआ लॉस? ईयर 5 में कितने का 357 का। प्रॉफिट होता तो ऐड करते, कैश इनफ्लो होता, और ये क्या है लॉस है तो माइनस करेंगे, और ये भी हमें क्या करना है बाद में ऐड बैक करना है टैक्स कैलकुलेट करने के बाद। बस मेरे ख्याल से और तो कोई कॉस्ट नहीं रहेगी। इसके बाद हम क्या करेंगे सर? इसके बाद क्या करना चाहिए हमें? प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर लेना चाहिए। क्या ख्याल है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बनता है सर? ज़रा ये कैलकुलेट कीजिएगा, फिगर दीजिएगा मुझे। 770। नेक्स्ट फिगर देखिएगा 2012। नेक्स्ट फिगर देखिएगा 2453। प्लीज़ कैलकुलेट करें साथ। 3027। नेक्स्ट देखिएगा प्लीज़ 4034। अब इस पर हम टैक्स अप्लाई कर देंगे एट द रेट ऑफ, कितना टैक्स रेट है सर? टैक्स रेट कितना है 25%, 30%? कितना टैक्स रेट है? 25%, 30%? 30%। इन अरियर्स तो नहीं है? नहीं, जिस साल का टैक्स, जी टैक्स जिस साल का टैक्स है उसी में पे करना है, इन अरियर्स नहीं है। इन अरियर्स होता तो इस साल का टैक्स हम यहाँ पे लेते। क्या ख्याल है? तो अब जिस साल का टैक्स है कैश आउटफ्लो उसी साल में आएगा। कितना बनता है 30%? 770 का 231 कैश आउटफ्लो। इसका कितना बनता है 604 कैश आउटफ्लो। इसका कितना बनता है 736 कैश आउटफ्लो। इसका कितना बनता है 908 कैश आउटफ्लो। इसका कितना बनता है 1211 कैश आउटफ्लो। क्या ख्याल है? अब हमारे पास आ गया क्या? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसके लिए हमने डेप्रिसिएशन को यूज़ किया था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसके बाद हम क्या करेंगे डेप्रिसिएशन और ये लॉस ऐड बैक करेंगे। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आता है 539। नेक्स्ट कितना आता है 1408। नेक्स्ट कितना आता है 1717। नेक्स्ट कितना आता है 2119। नेक्स्ट कितना बन रहा है 2823। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया हमारे पास। अब क्या करना है? ये डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करना है और ये लॉस को ऐड बैक करके इसका इफेक्ट हमने ख़त्म करना है। क्या ख्याल है? सो ऐड बैक डेप्रिसिएशन, ये कितनी थी डेप्रिसिएशन हमने जो चार्ज की 6250, ऐड बैक कर रहे हैं क्योंकि पहले माइनस की थी 4688, 3516, 3424, 2568। और ऐड बैक क्या करना है हमने सर? लॉस भी ऐड बैक करना है। कितना 357 का। अब नेट कैश फ्लोज निकालने के लिए हमें क्या करना है सर? इनिशियल इन्वेस्टमेंट ईयर 0 में लेनी है। क्या ख्याल है? मशीनरी की जो कॉस्ट थी, इन्वेस्टमेंट क्या मशीन हमने ली सर कितने की 25 मिलियन की, तो वो 25,000 आपने यहाँ पे ले लिया। साथ सर ये क्या स्क्रैप वैल्यू पे बिक भी रही है? स्क्रैप वैल्यू पे बिक भी रही है। यस, कितने की 7347 की। कब? ईयर 5 में। तो ये तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ना आपकी नेगेटिव। साथ क्या करना है? स्क्रैप वैल्यू जो है वो आपकी वर्किंग वन से आपने निकाली हुई है। कितनी? 7347। कहाँ पे? लास्ट ईयर में 7347 रिकवर होगा। क्या ख्याल है? अब इसके बाद क्या करना है सर? आपने नेट कैश फ्लोज निकाल लेने हैं।
नेट कैश फ्लोज निकालें जी, ये 25,000 नेगेटिव फिगर आ गई। नेक्स्ट देखिएगा क्या बनती है 6789, नेक्स्ट देखिएगा 6096, नेक्स्ट देखिएगा 2084, नेक्स्ट देखिएगा 5543, नेक्स्ट देखिएगा 1309, 13096। कैलकुलेट कर लीजिएगा प्लीज़। अब क्या करना है, एनपीवी कैलकुलेट करनी है हमें। एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन के अंदर शायद एक रेट तो उसने हमें दिया हुआ था जिस पे उसने जो है वो इंटरेस्ट पे करना है, और वो कितना इंटरेस्ट था, मशीन लोन लेके 12%, तो एक एनपीवी 12% पे आप निकाल लें, क्या ख्याल है, या एक 10% पे निकाल लें, रेट वैसे जो दिया गया उसी पे ही निकाल लें। सो पीवी एट द रेट ऑफ 12% निकाल लें। पीवी एट द रेट ऑफ 12% निकालने के बाद पीवी अगर हम कैलकुलेट कर लें तो ये क्या बन जाएगा, 25,000 नेगेटिव एज इट इज़ आ जाएगा। डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई करके ये कितना बन जाएगा 6063, नेक्स्ट 4859, नेक्स्ट 1484, नेक्स्ट 3525, नेक्स्ट 7439। तो यहाँ से एनपीवी भी आप कैलकुलेट कर लें कितनी बनती है, 1630 नेगेटिव बन गई है। तो हमें पॉजिटिव एनपीवी लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट फैक्टर रिड्यूस करना पड़ेगा। क्या कहला है, डिस्काउंट फैक्टर रिड्यूस करना पड़ेगा। तो आप क्या करो, यहाँ से पीवी एट द रेट ऑफ 9% निकाल लो, और पीवी एट द रेट ऑफ 9% पे एनपीवीज़ प्लीज़ मुझे कैलकुलेट करके दे दें कितनी बनती है, 394 पॉजिटिव एनपीवी बन जाएगी। और उसके बाद आईआरआर के फार्मूला में आ जाओ। आईआरआर का फार्मूला क्या था, छोटा वाला रेट प्लस छोटे वाले रेट की एनपीवी ओवर छोटे वाले की एनपीवी माइनस बड़े वाले की एनपीवी इंटू बड़ा वाला रेट माइनस छोटा वाला रेट। और छोटा वाला रेट आपके पास कितना है सर, 9% है, प्लस उसकी एनपीवी आपके पास 394 है, क्या कहला है। और उसके बाद आपके पास जो है छोटे वाले रेट की एनपीवी 394 है, और माइनस माइनस प्लस होके बड़े वाले की एनपीवी 1630 इंटू आपके पास जो है वो 12 माइनस 9 कितना बन जाएगा, 3% बन जाएगा। तो यहाँ से आईआरआर मुझे आंसर दे दें कितना बनता है, 9.59% इसका आंसर होगा। मीन वो रेट जिस पे ये प्रोडक्ट लॉन्च करना जो है वो आईयू के लिए फिजिबल है। ये एक इजी क्वेश्चन था। अगर आपने एनपीवी के कुछ 4-5 क्वेश्चन किए हुए हैं अपनी क्लासेस में, आपने इससे औखे क्वेश्चन किए होंगे, तो एक इजी क्वेश्चन था। इजीली 12 नंबर यहाँ से सिक्योर किए जा सकते हैं, मुश्किल नहीं था ये जी। ऑटम 22 सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एग्जामिनर ने एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन जो है वो बजटिंग के ऊपर टेस्ट किया। आइए देखते हैं क्या बजटिंग के ऊपर उसकी रिक्वायरमेंट है। प्रिपेयर अ बजटेड पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 अगस्त 2023। मीन आपने क्या करना है, बजटेड पीएनएल बनाना है 12 नंबर के लिए। और नॉर्मली इसका फॉर्मेट क्वेश्चन के अंदर गिवन ही होता है, उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली बनाना होता है। तो आपने बजटिंग पीएनएल बनाना है। आ जाएं देखते हैं क्वेश्चन के अंदर डाटा क्या अवेलेबल है। बजटिंग अभी तक सिर्फ एक ही दफ़ा एग्जामिनर ने टेस्ट किया ऑटम 22 में जी। क्या है हमारे पास क्वेश्चन पीएनएल का, बजटेड पीएनएल बनाने का। मुल्तान स्टार एमएस इज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट K10। अभी तक कंपनी जो है वो एक सिंगल प्रोडक्ट K100 बना रही, K10 नहीं K100 बना रही है। द मैनेजमेंट इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग इट्स बजटेड पीएनएल फॉर द ईयर एंडिंग 31 अगस्त 2023। और 31 अगस्त 2023 का बजटेड पीएनएल बनाने जा रहे हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन दिस रिस्पेक्ट। इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग 31 अगस्त 2022। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पीएनएल सेल्स
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मटेरियल है, लेबर है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है, मीन पिछले साल का पीएनएल उसने आपको दे दिया, जीपी निकाला, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस निकाले और प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये पिछले साल का पीएनएल है। और आपने 31 अगस्त 23 का बजट पीएनएल बनाना है। दिस मीन फॉर्मेट नॉर्मली यही रहता है, शायद कोई एक आध चीज़ बीच में ऐड हो जाए, अदरवाइज नॉर्मली फॉर्मेट यही रहता है। क्या कहला है? तो इसी फॉर्मेट पे हम भी क्या करेंगे, बजट पीएनएल बना देंगे। और बजट पीएनएल बनाने के लिए अगर हम एक पहला पेज अपना जो है वो ले लें, जिसके ऊपर हम जो है वो सबसे पहले जो मुल्तान स्टार कंपनी का नाम देते हैं, बनाने जा रहे हैं हम बजट पीएनएल फॉर द ईयर एंडेड क्या 31 अगस्त 2023। क्या कह रहा है? और पीस इन थाउजेंड्स हम भी ले लेंगे। हमारे पास क्या होगा जी, सेल्स होगी, उसमें से फिर लेस किया होगा क्या, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और उसमें हमारे पास जो है वो क्या है, मटेरियल है, लेबर है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं जो समटाइम वेरिएबल फिक्स्ड आपको सेपरेट भी करना पड़ सकते हैं, तो इसलिए कोई 2-3 लाइनें यहाँ पे छोड़ के उसके बाद आप क्या निकालोगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालोगे। और उसके बाद आप जो है वो लेस करोगे क्या, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, और आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। क्या कहना है? लेकिन बाकी सारी क्या होगी, वर्किंग होगी। आज देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सो उसने हमें प्रीवियस पीएनएल दे दिया जिसमें फिगर्स उसने दे दी। वो कहता है ड्यूरिंग द ईयर एमएस ऑपरेटेड एट 80% ऑफ इट्स मशीन प्रोडक्शन कैपेसिटी। मीन मशीन प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो 80% यूज़ होती है, 20% नहीं यूज़ होती। इट मैन्युफैक्चर्स एंड सोल्ड 72,000 यूनिट्स ऑफ K100 और 72,000 यूनिट K100 के बनाए जाते हैं। ईच यूनिट ऑफ K100 रिक्वायर 3 आवर्स ऑफ मशीन टाइम, और एक यूनिट बनाने पे 3 आवर्स ऑफ मशीन टाइम यूज़ होता है। क्या कहना है? 2.5 kg ऑफ मटीरियल इज रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईच यूनिट ऑफ K100 और 2.5 kg मटीरियल लगता है एक यूनिट K100 का बनाने पे। ईच यूनिट ऑफ K100 रिक्वायर्स 3 लेबर आवर्स, 3 लेबर आवर्स लगते हैं एक यूनिट बनाने में। लेबर इज़ हायर्ड अंडर अ थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट, कहीं बाहर से आप थर्ड पार्टी से लेबर लेते हो, अकॉर्डिंग टू विच एमएस हैज़ टू पे फॉर अ मिनिमम ऑफ 250,000 लेबर आवर्स, और मिनिमम आप वहाँ से लेबर आवर्स कितने लेते हो, 250,000 लेते हो, इससे कम नहीं ले सकते। However, each hour exceeding 250,000 hours would be paid at 2 times of standard labor rate per hour, और एक्स्ट्रा जितने भी आपने लेबर आवर्स लेने हैं उसका रेट फिर आपको डबल पे करना पड़ेगा, ओवर टाइम पे करना पड़ेगा। और करंट रेट क्या है ये निकाला जा सकता है शायद। क्या कहला है? लेबर कॉस्ट आपके पास दी गई है कितनी, 25 मिलियन, और 250,000 आवर्स हैं, तो आपके पास यहाँ से रेट निकल आएगा। क्या कहला, 3, क्या कहला। उसके बाद मटेरियल की आप भी रेट निकाल सकते हो, मटेरियल पर यूनिट कितना आप चार्ज करते हो, 2.5 kg 72,000 यूनिट्स हैं, तो आपके पास कॉस्ट दी गई है, तो आप देख लोगे कितने kg है और उसकी कॉस्ट क्या है, तो पर यूनिट आपकी मटेरियल कॉस्ट भी निकल आएगी। 20% ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आर फिक्स्ड। ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स जो 9 मिलियन के दिए गए हैं प्रीवियस ईयर के, इसका 20% फिक्स होते हैं और बाकी 80% फिर क्या होगा, वेरिएबल होगा। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स, और वेरिएबल जो है मशीन आवर्स की बेस पर एब्जॉर्ब होते हैं, जो कि एक यूनिट बनाने में 3 आवर्स लगते हैं, 80% कैपेसिटी है उसकी यूज़ होती है। ये थोड़ी सी मुश्किल कैलकुलेशन होगी। ऑल सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड। सेलिंग एडमिन जो है वो फिक्स हैं, अब देखना पड़ेगा आगे इंक्रीज होंगे या इतने ही रहेंगे। देर आर नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड,
वो सेम ही है। क्यों? इसमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक और ना तो रॉ मटीरियल है ना फिनिश गुड्स है। इंफॉर्मेशन एंड प्रोजेक्शन फॉर द बजट फॉर द ईयर एंडिंग 31 अगस्त 2023। हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है 31 अगस्त 2023 की बजट से रिलेटेड। MS would introduce the mini version of K100 under the name of K50। 2023 में आप एक K50 मिनी वर्जन भी बनाओगे। The demand for K50 is expected to be 25,000 यूनिट। ऑलरेडी K100 की डिमांड कितनी है? 72,000 यूनिट्स, और इसकी डिमांड कितनी होगी? 25,000 यूनिट्स। द सेलिंग प्राइस ऑफ K50 वुड बी 750 ईच, और इसकी सेलिंग प्राइस 750 ईच होगी। K100 की सेलिंग प्राइस कितनी है वो हमें निकालना पड़ेगी। क्या ख्याल है? द इंट्रोडक्शन ऑफ K50 वुड नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टिंग डिमांड फॉर K100, मीन वो 72,000 डिमांड वैसी रहेगी। द डिमांड in addition, MS has entered into a contract with a new customer for supply of 10,000 units of K100 at the last year's prevailing price। और अब आपने 10,000 K100 और भी कॉन्ट्रैक्ट किया है, और प्राइस उसकी वही होगी जो पिछले साल में थी। वो कितनी प्राइस थी वो हमें निकालना पड़ेगी। कैसे? अभी देखते हैं। Any constraints due to production capacity would be met by reducing the production of K100। अगर कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी में लिमिट आती है तो आपको K100 कम करना पड़ेंगे। K50 आपको 25,000 बनाने ही बनाने हैं। K100 72,000 पिछले साल में आप बना रहे थे, 10,000 मीन 82,000, तो देखना पड़ेंगे उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। K50 आपने 25,000 बनाने ही बनाने हैं। However, any shortfall in production of K100 would be met by purchasing it from the market at a price of 1200 per unit। और जो शॉर्टफॉल होगा K100 का प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिट होने की वजह से, वो बाकी फिर आपको बाहर से मार्केट से 1200 पर यूनिट के अकॉर्डिंगली खरीदना पड़ेंगे। ओके। The selling price of K100 other than already contracted to supply would increase by 12%, और 12% से सेलिंग प्राइस इंक्रीज होगी करंट ईयर में किसकी? K100 की। Each unit of K50 would require 1 kg of material। ऊपर उसने हमें डाटा दिया था K100 का एक यूनिट बनाने में 2.5 kg मटेरियल यूज़ होता है, जबकि K50 का एक यूनिट बनाने में 1 kg मटेरियल यूज़ होगा। 3 लेबर आवर यूज़ होते थे K100 में, 1.5 लेबर आवर यूज़ होगा किस में? आपके K50 बनाने में, और मशीन आवर्स भी 3 यूज़ होते थे K100 में, और यहाँ पे कितना? 1.5 यूज़ होगा। द प्रोडक्शन ऑफ K50 वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस बाय 20% अदर देन द इन्फ्लेशन। The production of K50 would result in increase in selling and admin। selling and admin जो है वो 20% से increase होंगे। selling and admin 20% से increase होंगे। जितने भी होंगे into 1.20 हमें करना पड़ेगा पिछलों के साथ। ओके जी। all expenses unless otherwise specified are subject to इन्फ्लेशन ऑफ 5%, और सारे के सारे एक्सपेंसेस पे 5% का इन्फ्लेशन भी लगेगा। सारे के सारे एक्सपेंसेस पे 5% का इन्फ्लेशन भी लगेगा। सो क्या है जी हमारे पास डाटा? पिछला उसने P&L दे दिया आपको और बता दिया 80% कैपेसिटी यूज़ होती है, 3 आवर्स मशीन के एक यूनिट K100 बनाने पे यूज़ होते हैं। 72,000 यूनिट्स आप बना रहे हो। क्या कह रहा है? 72,000 आप यूनिट्स बना रहे हो, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस पर यूनिट आप निकाल सकते हो। करंट आपकी क्या आ रही है? 90 मिलियन आपकी सेल है किसकी? 72,000 यूनिट की। तो प्लीज़ मुझे सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकाल के दे सकते हो? सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या कह रहा? सेलिंग प्राइस पर यूनिट। यहाँ पे एक छोटी सी मैं वर्किंग 1 करने जा रहा हूँ किससे रिलेटेड? सेल से रिलेटेड। और देखेगा K100 आपके पास एक प्रोडक्ट है, 90 मिलियन उसकी आपके पास सेल दी गई है। कितने यूनिट की ये दी गई है?
72,000 यूनिट की दी गई है, तो प्लीज़ आप मुझे सेलिंग प्राइस पर यूनिट पिछली जो है वो निकल आएगी, लेकिन हमने तो आगे बजटेड लेके आनी है ना, तो बजटिंग के लिए आगे आपको जो सेलिंग प्राइस वो है उस पर इंक्रीज़ भी आ रहा है, कोई सेलिंग प्राइस पे कोई इंक्रीज़ आ रहा है, क्या ख्याल है? सेलिंग प्राइस पे कोई इंक्रीज़ आ रहा है? सेलिंग प्राइस पे कोई इंक्रीज़ आ रहा है क्या? K50 की तो सेलिंग प्राइस 750 होगी पर यूनिट, क्या ख्याल है? और आप बायर से अगर कोई K100 मंगवाते हो तो आपको 1200 पर यूनिट एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, क्या ख्याल है? The selling price of K100 other than already contracted to supply would increase by 12%, 12% से इंक्रीज़ भी आएगा। तो यहाँ से तो आपके पास एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस आ जाएगी, उसके ऊपर अगर आप 12% इंक्रीज़ लगाओगे तो क्या करोगे, इंटू 1.12 करोगे, क्या ख्याल है? तो आपके पास जो है वो प्राइस पर यूनिट आ जाएगी। कितनी आती है ज़रा देखिएगा, कितनी आती है ज़रा देखिएगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी आती है? 1400। ये क्या आ गई आपके पास, प्राइस पर यूनिट, और आपके पास जो है वो यूनिट कितने हैं इसमें, 72,000। यही है, क्या ख्याल है? टोटल कितनी अमाउंट बनती है यहाँ से ज़रा वो भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। सेल इन रुपीज़ कितनी बन रही है, 100, 800। K100 आपको जो है वो क्या करना पड़ेंगे, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है, K100 का आपको कोई नया कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है, क्या ख्याल है? कितने का वो मिला है? K100 का आपको कोई नया कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है, वो कितने का मिला है देखिएगा, कहाँ पे थी वो इन्फॉर्मेशन। MS would introduce the mini version of K100 K50 जिसके आपको 25,000 यूनिट्स बना के बेचने हैं। The introduction of K50 would not affect the existing demand for K100. In addition, MS has entered into a contract with a new customer for supply of 10,000 units of K100 at the last year prevailing price. प्राइस लास्ट ईयर वाली चलेगी, प्राइस लास्ट ईयर वाली चलेगी, और आपको कितने यूनिट्स बनाने हैं, 10,000 जो है वो न्यू यूनिट्स भी बनाने हैं। तो प्राइस लास्ट ईयर की ये क्या है, K100 का न्यू कॉन्ट्रैक्ट, और उसकी लास्ट ईयर की प्राइस आपकी क्या है, वही 90 मिलियन डिवाइडेड बाय 72,000 यूनिट्स, मीन इसमें कोई इंक्रीज़ नहीं है। तो ये कितनी प्राइस पर यूनिट बन रही है ज़रा देखिएगा, 1250। सेल की फ़िगर हम निकाल रहे हैं बजट P&L के लिए, क्या ख्याल है? K100 जो 72,000 यूनिट्स आप पहले से बना रहे थे, जिसकी आपके पास जो है वो सेल क्वेश्चन के अंदर गिवन दी गई है, कितनी सेल गिवन दी गई है, 90 मिलियन। तो आपने क्या किया, इस 90 मिलियन 72,000 यूनिट्स की ये सेल है, तो आपने क्या किया, प्राइस पर यूनिट निकाल ली। लेकिन अब आगे जो है वो आपको क्या होगा, आगे प्राइस इंक्रीज़ भी होगी 12% से एग्जिस्टिंग में, तो 12% का इफ़ेक्ट लिया तो आपके पास सेल आ गई, प्राइस पर यूनिट आ गई, इतने यूनिट और सेल आ गई। और इधर से आपने क्या किया, जो नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो लास्ट ईयर प्राइस उस पर इंक्रीज़ नहीं है, क्या ख्याल है? कितने यूनिट, 10,000 यूनिट्स, तो उसकी प्राइस पर यूनिट इतनी बनती है बगैर 12% इंक्रीज़ के। और यहाँ से आपके पास न्यू जो 10,000 यूनिट हैं उसकी सेल आ गई, और वो कितनी है, 12,500। अब बात करते हैं K50 की। K50 के कितने यूनिट सर आपने बनाने हैं, 25,000 यूनिट्स बनाने हैं, क्या ख्याल है? K50 के कितने यूनिट्स बनाने हैं, 25,000 यूनिट्स, और उसकी प्राइस आपके पास दी गई है क्वेश्चन के अंदर, कितनी दी गई है सर, 750 दी गई है, क्या ख्याल है? 750 25,000 यूनिट्स के अकॉर्डिंगली, तो ये कितना बनेगा आपके पास सर देखिएगा, 18,750। तो यहाँ से आपके पास शायद सेल की फ़िगर आ गई, टोटल कर दीजिएगा, 132050। बजटेड P&L सेल्स की फ़िगर आपने निकाल ली, कहाँ से सर, वर्किंग 1 से, कितनी, 132050।
जी यहाँ तक कुछ समझ आ गई हो? ये आपने फिगर कैसे निकाली है सेल्स की? K100 आप एग्जिस्टिंग जो कैपेसिटी है 72,000 की वो आगे बना के सेल करोगे ही करोगे, लेकिन उस पे जो है वो आपको 12% जो है वो प्राइस इंक्रीज़ मिलेगा। तो आपने एग्जिस्टिंग देखा कि आप जो है वो 90 मिलियन की सेल कर रहे थे 72,000 यूनिट्स की, तो पर यूनिट सेलिंग प्राइस एग्जिस्टिंग आपके पास आ गई कैसे? 90 मिलियन को 72,000 पे डिवाइड करने से, और 12% इंक्रीज़ का आपने इफेक्ट ले लिया, तो आपके पास क्या आ गई? प्राइस पर यूनिट इंक्रीज़ के साथ इतनी आ गई। इतने आप जो है वो यूनिट बना रहे थे जो एग्जिस्टिंग, वही आपने आगे भी बनाने हैं, तो ये उनकी सेल है। अब जो आपको नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है 10,000 का, वो प्रीवियस प्राइस पे ही, और प्रीवियस प्राइस कितनी है पर यूनिट? 1250 बगैर 12% इंक्रीज़ के, उसकी सेल इतनी आएगी। अब K50 भी आपने 2023 में बनाना है, और वो आपके पास 25,000 यूनिट्स 750 प्राइस है, और उसकी ये सेल आ गई, तो टोटल सेल आपके पास ये आ गई। तो यहाँ तक एक वर्किंग आपकी हो गई कंप्लीट। अब हमें वर्किंग करनी है मटेरियल की, लेबर की, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की। लेकिन मटेरियल, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारे पास कितनी है, कितनी यूनिट हमें खुद से बनाने हैं K100 के, K50 के, और कितने बाहर से मंगवाने हैं। क्या ख्याल है? सो प्रोडक्शन की तरफ अगर हम आ जाएं, वर्किंग 2 करने जा रहा हूँ मैं। जी वर्किंग 2 प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, प्रोडक्शन यूनिट्स अगर देखें तो हमारे पास ये हमने बनाने हैं। क्या ख्याल है? प्रोडक्शन यूनिट्स हमने ये बनाने हैं K100 के और K50 के। सो K100 के और K50 के जो डिमांड है हमारी प्रोडक्शन यूनिट्स की, वो K100 की हमारे पास जो है वो कितनी डिमांड है सर? K100 की हमारे पास जो डिमांड है वो है 72 + 10 82,000, और K50 की डिमांड कितनी है? 25,000। ऐसी है? क्या ख्याल है? और प्रोडक्शन अगर हम देखें तो हमारे पास जो मशीन आवर्स लगने हैं, मशीन आवर्स इस पे लगते हैं 3 एक यूनिट बनाने पे, और इस पे लगते हैं 1.5 एक यूनिट बनाने में। क्या ख्याल है? तो टोटल आवर्स हमें कितने चाहिए रिक्वायर्ड? 82,000 इंटू 3 कीजिएगा ज़रा, कितने बनते हैं? 246,000, और 25,000 इंटू 1.5 कीजिएगा ज़रा, कितने बनते हैं? 31,500, और टोटल यहाँ से हमें मिल गया कितना जी? 283,500 आवर्स हमें जो हैं वो चाहिए ये डिमांड पूरी करने के लिए। हमारे पास जो हैं वो आवर्स अवेलेबल कितने हैं? मशीन आवर्स हमारे पास अवेलेबल कितने हैं? तो मशीन आवर्स हमारे पास जो अवेलेबल हैं वो कितने हैं सर? 80% कैपेसिटी हम यूज़ करते हैं, 72,000 यूनिट्स हम बना रहे थे, 3 पर यूनिट जो है वो हम लगा रहे थे, तो हमारे पास जो है वो 72,000 इंटू 3, क्या ख्याल है? और उसका कितना? 80% हम जो है कैपेसिटी यूटिलाइज़ कर रहे थे, तो कितना अवेलेबल कितने हैं? 270,000 आवर्स। तो शॉर्टफॉल कितने का है? शॉर्टफॉल हमारे पास है जी कितना? 13,500 का। और चूंकि ये लिमिटिंग फैक्टर है 13,500 आवर्स का, दिस मीन हमें K50 तो बनाना ही बनाना है, K100 अब हमें कुछ अपनी डिमांड पूरी करने के लिए बाहर से बाय करना पड़ेंगे। कितने यूनिट हमें K100 के बाहर से बाय करना पड़ेंगे? इतने आवर्स का शॉर्टफॉल है, तो इतने आवर्स में कितने यूनिट्स K100 के बनते हैं वो निकाला जा सकता है। क्या ख्याल है? K100 परचेज्ड फ्रॉम आउटसाइड, एक K100 बनाने में 3 आवर्स लगते हैं। क्या ख्याल है? तो इतना शॉर्टफॉल है 13,500 का, तो डिवाइडेड बाय हम क्या कर देंगे? 3 आवर्स कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा क्या? 4,500 यूनिट्स हमें जो है वो K100 के बाहर से मंगवाना पड़ेंगे।
बाहर से बाय करना पड़ेंगे। ये बात समझ आती है? प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी है कितनी, 72,000 यूनिट्स बनाने की। ऑलरेडी जो 80% हम यूज़ कर रहे थे और एक यूनिट बनाने में 3 आवर्स यूज़ होते हैं। तो हमने देखा कि अब हमें जो प्रोड्यूस करनी है डिमांड K100 की 82,000, 72 + 10, और K50 क्या 25,000। इस पे 3 आवर्स लगते हैं एक यूनिट पे, इस पे 1.5 लगता है। तो हमारे टोटल आवर्स जो रिक्वायर हैं वो इतने हैं। हमारे पास अवेलेबल कितने हैं, जो ऑलरेडी हमारी कैपेसिटी है वो कितनी है, वो कैपेसिटी इतनी है 270 की। कैसे ये 270 निकाला, 72,000 यूनिट्स आप बना रहे हो, 3 आवर्स लगते हैं एक यूनिट पे, लेकिन आप कितनी कैपेसिटी यूटिलाइज हो रही है 80%, तो डिवाइडेड बाय 80% कर दिए तो इतनी आपके पास टोटल है। तो इतना शॉर्टफॉल है। अब ये शॉर्टफॉल है तो इसमें K50 आप रिड्यूस नहीं कर सकते, K100 रिड्यूस कर सकते, और K100 जो रिड्यूस करोगे वो आप बाहर से बाय करोगे। तो कितने K100 हमें बाहर से बाय करना पड़ेंगे, इतने आवर्स का शॉर्टफॉल है। और एक K100 बनाने पे 3 आवर्स लगते हैं, तो हमने डिवाइडेड बाय 3 किया शॉर्टफॉल के, तो दिस मीन 4500 यूनिट्स हमें K100 के बाहर से मंगवाना पड़ेंगे। क्या कहना है? इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग कितनी होगी सर आपकी, इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग जो आपकी होगी वो आपकी K100 की कितनी होगी? क्या आप 82,000 K100 के बनाओगे? नहीं, इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग जो आपकी K100 की होगी वो होगी जी 82,000 माइनस 4500। तो कितने आप इंटरनली बनाओगे, 77500 यूनिट्स। और K50 के आपको कितने बनाने हैं, 25,000 यूनिट्स। क्या कहना? तो इन पे आप क्या करोगे, लेबर और मटेरियल वो अब आप निकालोगे। मीन ये कैलकुलेशन सबसे औखी है इस क्वेश्चन में। ये अगर हो गई तो उसके बाद लेबर मटेरियल निकालना इतना औखा काम नहीं है। अब चले जाते हैं किस तरफ, लेबर की मटेरियल की कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं। यहाँ पे कर लूँ वर्किंग 3, मटेरियल कैलकुलेट करने हम जा रहे हैं। मटेरियल कैलकुलेट करने जा रहे हैं जी। मटेरियल देखिएगा क्या हो क्या रहा था, मटेरियल की कॉस्ट 36 मिलियन जो है वो बेयर की जा रही थी, कितने यूनिट्स की, 72,000 यूनिट्स की। और एक यूनिट पे कितने केजी लगता है, 2.5 केजी। क्या ख्याल है, एक यूनिट पे कितना लगता है, 2.5 केजी। तो क्या करेंगे, 72,000 यूनिट्स पे पहले केजी निकालें, मटेरियल कितनी है केजी आप यूज़ कर रहे थे, और फिर ये कॉस्ट पे डिवाइड कर लोगे तो पर केजी आपके पास कॉस्ट आ जाएगी। क्या ख्याल है, पर केजी कॉस्ट निकालने के लिए क्या करने जा रहे हैं हम जी, 72,000 यूनिट्स आप बना रहे थे और एक पे 2.5 केजी लग रहा है, तो आप कितने केजी जो है वो यूज़ कर रहे हो, 180,000 केजीज़ आप यूज़ कर रहे हो। 180,000 केजीज़ आप जो है वो मटेरियल यूज़ कर रहे हो, और उसकी कॉस्ट कितनी आप बेयर कर रहे हो, 36,000। तो क्या करोगे, 36,000 तो फिर इसको भी 180 ले लो, या उसको 36 मिलियन पूरा ले लो। 180 किया तो आपके पास जो है वो पर केजी कॉस्ट आ गई। और पर केजी कॉस्ट कितनी बनती है सर, 200 पर केजी। क्या ख्याल है, 200 पर केजी बनती है पर यूनिट। क्या ख्याल है। अब आपको जो है वो K100 के लिए मटेरियल चाहिए, कितना चाहिए, K100 के कितने यूनिट्स आपने बनाने हैं, 77500। एक यूनिट पे 2.5 केजी लगता है, और उसकी कॉस्ट कितनी आती है, 200। और इस कॉस्ट के ऊपर इन्फ्लेशन भी चार्ज होना है सर, कितना चार्ज होना था, 5% इंटू 1.05 कर दें आप। तो मुझे बता दें ज़रा, K100 की आपके पास जो है वो कितनी कॉस्ट बन जाती है, 40688। K50 की अगर आप बात करें तो K50 के आपने कितने यूनिट्स बनाने हैं, 25,000 यूनिट्स।
कितना आप 1.5 kg उस पर यूज़ करते हो, 200 कॉस्ट है और 1.05 इन्फ्लेशन भी है कॉस्ट का, तो वो कितना आ जाएगा आपके पास? मटेरियल कितना उस पर लगता है? 1.5 kg लगता है या 1 kg लगता है? ज़रा देखिएगा, 1 kg मटेरियल लगता है, 1.5 नहीं, 1 kg। फिर ज़रा कॉस्ट देखिएगा कितनी बनती है, 5250, तो टोटल आपके पास मटेरियल कॉस्ट आ गई सर कितनी? 45938। क्या ख्याल है? मटेरियल कॉस्ट कैसे आपने निकाली? पहले आपने एग्जिस्टिंग जो है वो पर केजी प्राइस निकाली 200। कैसे? 72,000 यूनिट्स आप बना रहे थे, एक यूनिट पे 2.5 kg मटेरियल लग रहा था, तो इतने केजी आप यूज़ कर रहे थे, जिसकी कॉस्ट आपके पास P&L पिछले में दी गई थी कितनी? 36 मिलियन। इतने केजी के है तो पर केजी कितना हो गया? 200। अब आपको K100 के लिए जो है वो कितने केजी चाहिए? इतने यूनिट्स बनाने हैं आपने K100 के, पर केजी 2.5 लगता है, 200 पर केजी कॉस्ट है और 5% इन्फ्लेशन लिया तो इतना K100 की कॉस्ट आ गई मटीरियल। K50 की बात करें तो 25,000 यूनिट बनाने हैं और 1 kg लगता है एक यूनिट पे, कॉस्ट इतनी है, इन्फ्लेशन का इफेक्ट डाल के इतनी कॉस्ट आ गई, तो यहाँ से क्या आ गई मटीरियल कॉस्ट? 45938। 45938 वर्किंग 2 में ले जाओ, 45938 कॉस्ट। अब बात कर लेते हैं हम जी लेबर कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है। वर्किंग 4 आगे लेबर को कैलकुलेट करना है। हाँ जी, लेबर कैलकुलेट करनी है K100 की और K50 की। लेबर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी उसने हमें दी थी। उसने कहा था जी कि लेबर आप जो है वो आउटसोर्स करते हो, और आउटसोर्स करते हो तो कितना? 250,000 लेबर आवर्स आप मिनिमम बाय करते हो, और इससे ऊपर अगर आपको लेबर आवर्स चाहिए तो उसका रेट जो है वो ज़्यादा होगा। तो जो करंट रेट है वो करंट रेट कितना चल रहा है वो आप निकाल सकते हो। करंट रेट लेबर का कितना होगा? 25 मिलियन आप जो है वो कॉस्ट बेयर कर रहे हो 250,000 लेबर आवर्स की। 25 मिलियन आप कॉस्ट बेयर कर रहे हो, 25 मिलियन आप कॉस्ट बेयर कर रहे हो 250,000 लेबर आवर्स की, तो ये कितना बन जाता है? 100 पर आवर रेट बन जाता है। क्या ख्याल है? जो एग्जिस्टिंग आपका चल रहा है, ऐसे ही है। खैर, अब चलते हैं जी K100 के लिए। अगर हम देखें तो हमने जो K100 की कितने यूनिट्स बनाने हैं? 77500 यूनिट्स बनाने हैं, और एक यूनिट बनाने में कितनी लेबर आपकी लग रही है? तो लेबर कितनी लग रही है? 3 आवर्स लग रहे हैं सर। इंटू 3 आवर्स हमने किया तो हमारे पास जी K100 के जो लेबर आवर्स हैं वो कितने हमें चाहिए? 232500। K50 की अगर हम बात करें 25,000 यूनिट्स हमने बनाने हैं और 1.5 आवर एक यूनिट के लिए चाहिए, तो यहाँ पे कितने चाहिए? 37,500। तो हमारे जो आवर्स रिक्वायर्ड हैं, लेबर आवर्स रिक्वायर्ड हमारे पास जी कितने आते हैं? 270,000। अवेलेबल कितने हैं? कितने हमें मिल रहे हैं? 250,000। तो बाकी हमारे पास जो है वो 20,000 हमें क्या करना पड़ेगा? ओवर टाइम लगवाना पड़ेगा। क्या ख्याल है? 20,000 का ओवर टाइम लगाना पड़ेगा। हाँ, रेट पर आवर नॉर्मल कितना है? 100, तो ओवर टाइम का हमें कितना बेयर करना पड़ेगा? इसका डबल, और रेट पे इन्फ्लेशन भी अप्लाई करना है। क्या ख्याल है? सो अब अगर हम कॉस्ट निकालने की कोशिश करें लेबर की, तो जो हमारे पास नॉर्मल लेबर आवर्स हैं एग्जिस्टिंग, वो हमारे पास कितने हैं जी? 250,000 एट द रेट ऑफ 100, और उस पर 1.05 हम इन्फ्लेशन अप्लाई कर दें तो कितना हमारे पास बनेगा? 26250। और जो ओवर टाइम है उसके लिए हमें कितने आवर्स चाहिए? 20। क्या ख्याल है? 20,000
उसका रेट क्या होगा, उसका डबल 100 का, और इन्फ्लेशन 1.05 अप्लाई करके कितना बन गया ये हमारे पास 4200। तो यहाँ से हमारे पास टोटल लेबर कॉस्ट बन गई कितनी 30450। जी लेबर का रेट हमने निकाला कैसे, इतनी कॉस्ट हम बेयर कर रहे हैं 25 मिलियन, 72,000 यूनिट, और एक यूनिट पे कितने आवर्स लगते हैं 3। क्या ख्याल है, लेकिन हम कितना मिनिमम बाय कर रहे थे लेबर आवर्स 250,000 बाहर से, इससे कम हम बाय नहीं कर सकते। दिस मीन ये जो कॉस्ट है ये 250,000 आवर्स की है। तो हमने निकाल लिया रेट, हमें क्या पड़ रहा था 100 पर आवर्स के 100 के इतने यूनिट हमें बनाने हैं, एक यूनिट पे 3 आवर्स लगते हैं, तो हमें इतने आवर्स चाहिए। के 50 के इतने यूनिट हमें बनाने हैं, एक यूनिट पे 1.5 आवर्स, तो इतने आवर्स हमें चाहिए, और इतने टोटल आवर्स हमें चाहिए। अवेलेबल कितने हैं 250, तो बाकी 20,000 हमें क्या करना पड़ेगा, ओवर टाइम करवाना पड़ेगा। क्या ख्याल है, तो जो नॉर्मल आवर्स हैं वो कितने हैं 250, उनका रेट कितना है 100, इन्फ्लेशन के साथ इतनी कॉस्ट आएगी, और जो 20,000 ओवर टाइम है उसका रेट कितना है 200, और उसकी इन्फ्लेशन की कॉस्ट डाल के इतनी कॉस्ट आएगी। तो ये टोटल लेबर कॉस्ट आ गई 30450। कहाँ से आई ये कॉस्ट, वर्किंग 3 से या 4 से, वर्किंग 4 से। मटेरियल वर्किंग 3 से आया था, ये वर्किंग 4 से आई। कितनी कॉस्ट है सर 30450, 30450। अब और क्या रह गया सर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हमारे पास रह गए। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में फ़िक्स भी है और कुछ हमारे पास 20% उसने कहा फ़िक्स है, बाकी क्या है वेरिएबल हैं ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। चलें जी, इसकी कैलकुलेशन हम जो है वो करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे करते हैं। वर्किंग नंबर 5 मैं नाम दे रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। अच्छा जी, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में हमारे पास जो फिक्स्ड हैं वो कितने हैं 20%। क्या ख्याल है, टोटल जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं वो हैं कितने हमारे पास 9 मिलियन के। क्या ख्याल है, तो फिक्स जो है हमारे पास वो क्या होंगे, इस 9 मिलियन का 20% और उस पर इन्फ्लेशन का इफ़ेक्ट अप्लाई करोगे 1.05, तो फिक्स कितने आ गए 1890 के। अब बात आ जाती किस पे, वेरिएबल पे, और वेरिएबल कितने हैं, बाकी वेरिएबल हैं 80%। क्या ख्याल है, के 100 के हमें जो है वो यूनिट बनाने हैं कितने, वेरिएबल में के 100 के हमें जो यूनिट बनाने हैं वो कितने बनाने हैं 77500। क्या ख्याल है, एक यूनिट बनाने पे वेरिएबल ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स हैं, तो कितने आवर्स लगते हैं 3 इंटू वेरिएबल का रेट हमें निकालना पड़ेगा। अब वेरिएबल का रेट निकालने के लिए ये 9 मिलियन है हमारे पास, इसका 80% वेरिएबल है। क्या ख्याल है, 9 मिलियन है तो इसका 80% हमारे पास वेरिएबल है। कितने यूनिट के अगेंस्ट ये निकाला गया है 72,000 यूनिट्स, और उसमें कितने आवर्स यूज़ होते हैं 3। तो आपके पास यहाँ से एक रेट आ जाएगा, मुझे ज़रा वो रेट दीजिएगा कितना है, वेरिएबल ओवरहेड रेट 33.33। उस पर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट डालना है, यस डाल के वो कितना बनेगा 35 पर यूनिट। तो 35 पर यूनिट यहाँ पे अप्लाई कर दो, तो आपके पास वेरिएबल ओवरहेड के 100 के आ जाएंगे कितने 8138, और इसी तरह से के 50 के आपको निकालना पड़ेंगे कितने 25,000 यूनिट्स, एक पे 1.5 आवर्स लगते हैं, और 35 रेट विद इफ़ेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन हमने ऑलरेडी लिया हुआ है कितना 1312, ये अप्लाई कर दो तो कितना आ गया 11340। ये समझ आई।
मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कितने हैं हमारे पास, 9 मिलियन प्रीवियस, उसका 20% फिक्स, 80% वेरिएबल, तो 20% जो फिक्स है वो हमने लिया, उस पर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट लिया, ये तो आगे फिगर। अब वेरिएबल जो है वो हमने दो चीज़ें बनानी हैं, K100 भी K50 भी। K100 के इतने यूनिट्स हम बना सकते हैं, 3 आवर्स लगते हैं, तो रेट क्या अप्लाई करेंगे, तो रेट हमने निकाला कैसे, ये 9 मिलियन का 80% वेरिएबल ओवरहेड्स हैं और ये इसका 80% जो है वो 72,000 यूनिट्स बनाने पे अप्लाई हो रहे हैं, तो 9 मिलियन का 80% हमने लिया, क्या ख्याल है, उसमें से वेरिएबल ओवरहेड्स आ गए, ये कॉस्ट है और ये कॉस्ट इतने यूनिट्स इंटू 3 आवर्स की है, तो ये आपके पास आ गया वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट। लेकिन अब आगे 5% इन्फ्लेशन भी चार्ज होना है, तो वो चार्ज करके कितना बनेगा 35, तो वो हमने अप्लाई कर दिया इस पे 3 आवर्स इंटू रेट, इस पे 1.5 आवर्स इंटू रेट, तो आपके पास ये वेरिएबल ओवरहेड्स आ गए। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स टोटल आ गए फिक्स्ड प्लस वेरिएबल 11340। सो यहाँ पे क्या ले लिया हमने, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कहाँ से, वर्किंग 5 से, कितने 11340 जी। और कोई कॉस्ट रहेगी हो, मटेरियल, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग के अलावा, ये आपने K10 बाहर से मंगवाने हैं, आप बाय करना पड़ेंगे 4500 यूनिट्स। बाहर से अगर आप K10 बाय करते हो तो उसकी कितनी कॉस्ट आपको देना पड़ेगी, बाहर से K10 अगर आप बाय करते हो तो उसकी कितनी कॉस्ट आपको देना पड़ेगी, बाहर से K10 अगर आप बाय करते हो तो 1200 पर यूनिट के हिसाब से आप बाय करोगे, तो ये भी आपकी कॉस्ट आएगी, क्या ख्याल है। K100 आप जो है वो परचेज्ड आउटसाइड करते हो, K100 आउटसाइड परचेज कॉस्ट कितने 4500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 1200, 4500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 1200, तो ये कितनी बनेगी कॉस्ट, ज़रा मुझे बताइएगा कितनी बनेगी 5400। तो यहाँ से आपके पास जीपी आ जाएगा, जीपी ज़रा मुझे कैलकुलेट करके दे दें कितना बनता है 38922। अब सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस कितने थे सर आपके पास, जिसका आपने 20% जो है वो अब इंक्रीज़ करके देना है, तो कितने थे 2500 के, 2500 का इंटू 20% इंक्रीज़ करके देखेगा, साथ क्या इस पर भी इन्फ्लेशन अप्लाई होगा, क्या इन पे इन्फ्लेशन अप्लाई होगा, 20% तो ठीक है इंक्रीज़ होंगे, ऑल एक्सपेंसेस अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन ऑफ 5%, तो यस इस पे 5% इन्फ्लेशन भी अप्लाई होगा, और वो कितना बनेगा आप ज़रा कॉस्ट देखिएगा 3150, तो उसके बाद आपके पास सर आ जाएगा क्या आपका प्रॉफिट कितना बनता है 35772। जी ये बजटिंग का क्वेश्चन था, क्लास के अंदर हमने जो क्वेश्चन कवर किए हुए हैं, अगर वो एक दफ़ा अच्छी तरह से कवर किए हुए हैं तो ये कोई इतना बड़ा या औखा क्वेश्चन नहीं था। हाँ ये एक प्रोडक्शन आवर्स वाली कैलकुलेशन निकालना ये औखा काम था इसके अंदर, और ये अगर निकाल लिया तो आगे फिर मटीरियल, लेबर, ओवरहेड्स निकालना ये मुश्किल काम नहीं था, क्या ख्याल है जी। यहाँ तक हमने क्या किया जी, ऑटम 2022 का हमने क्वेश्चन नंबर 6 अब कवर कर लिया इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का, और क्वेश्चन नंबर 7 बजटिंग का कवर कर लिया। अब मूव होते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जी। क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम देखें, 6 नंबर के लिए उसने एक क्वेश्चन टेस्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 8 6 नंबर के लिए क्वेश्चन टेस्ट किया गया। क्या कहता है ये क्वेश्चन, एज्यूम टुडे इज 1 सितंबर 2022, On 1st September 2022, Karachi Kites Limited KK plans to hedge the market rate risk of an export receipt amounting to $2 million, which is expected to be received on 30th November 2022. The current spot price per $US is 208. कंपनी ने क्या करना है, कोई रसीट है इन फ्यूचर कितने की $2 मिलियन की, रसीट इन फ्यूचर है $2 मिलियन की 3 मंथ्स टाइम में, क्या ख्याल है
3 मंथ्स टाइम और 2 मंथ्स टाइम, 1 सितंबर 30 सितंबर, 2 मंथ्स टाइम में। द करंट स्पॉट प्राइस पर डॉलर चल रही है 208। के इंटेंस टू हेज द करेंसी रिस्क थ्रू फ्यूचर, और फ्यूचर के थ्रू हेज करने जा रहे हैं। A future contract is for 120,000 and is available in a standard lot size of 1 with the tick value of ₹12. Following future rates are available। 3 तरह के फ्यूचर्स अवेलेबल हैं। अक्टूबर वाला है जिसका रेट ये है, नवंबर वाला है और दिसंबर वाला है। तो आप कौन सा फ्यूचर लोगे? या आपकी मैच्योरिटी डेट है, इमीडिएटली आफ्टर द मैच्योरिटी डेट कौन सा बनता है? नवंबर वाला ही बनता है। क्या कहला? द स्पॉट रेट ऑन 30th नवंबर इज एक्सपेक्टेड टू बी 218.5। सेटअप द हेज फॉर यूएस रिसीट। हेज सेटअप करना आपने। कंप्यूट द गेन लॉस इन टर्म्स ऑफ टिक एंड कंप्यूट द इफेक्टिव एक्सचेंज रेट फॉर के। तो पहले हम पार्ट ए और सी को करने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल जो हम फ्यूचर के थ्रू हेजिंग करते हैं उसकी पहले बात करते हैं, और फिर हम देखेंगे ये टिक क्या होता है और उसके अकॉर्डिंगली लॉस कैसे कैलकुलेट करना है। क्या कहला है? फ्यूचर्स के थ्रू अगर हम करने जा रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन हम अटैम्प्ट करते वक्त कुछ स्टेप्स फॉलो किया करते थे। क्या स्टेप फॉलो किया करते थे? सबसे पहले हम अपनी जो है वो हेज स्ट्रैटजी जो है वो बनाया करते थे। हेज स्ट्रैटजी है, फ्यूचर में रिसीट है, और फ्यूचर्स में 2 तरह की स्ट्रैटजी होती हैं, बाय नाउ सेल लेटर या सेल नाउ बाय लेटर। तो यहाँ पे रिसीट की सूरत में कौन सी स्ट्रैटजी आएगी सर? सेल नाउ बाय लेटर। रिसीट है, पेमेंट होती तो डॉलर बाय करके आपने पेमेंट करनी है तो बाय नाउ सेल लेटर होता। रिसीट है तो आपने क्या करना है, उसके बाद डॉलर सेल करने हैं ना अपनी करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए, तो सेल नाउ बाय लेटर पे चलेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या होता है जी? स्टेप होता है चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप कौन सा लोगे? नवंबर फ्यूचर लोगे? क्या ख्याल है? नवंबर फ्यूचर लोगे जो 30th नंबर वाला है। अब नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने निकालने हैं तो $2 मिलियन हैं, और कॉन्ट्रैक्ट साइज़ कितना है? 120 का। तो $2 मिलियन हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइज़ आपका 120 का है। तो इसके अकॉर्डिंगली प्लीज़ देखिएगा कितने आपके कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। $2 मिलियन हैं और 120,000 कॉन्ट्रैक्ट साइज़ है, तो कितना बन गया? 16.667 बन गया, जो कि हम इन होल नंबर ले लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 17 कॉन्ट्रैक्ट बन गया। क्या ख्याल है? और यहाँ पे आपका पार्ट ए सॉल्व हो गया, हेज सेटअप आपने कंप्लीट कर दिया। ये आपका हेज सेटअप बन गया। अब आपने पार्ट सी की तरफ जाएं। कंप्यूट द इफेक्टिव एक्सचेंज रेट फॉर के। मीन इस ट्रांजैक्शन से आपको इफेक्टिव रेट क्या पड़ेगा? तो पहले हमें गेन लॉस निकालना पड़ेगा फ्यूचर का। क्या कह रहा है? उसके बाद स्टेप क्या आता था? गेन और लॉस ऑन फ्यूचर। और गेन लॉस निकालने के लिए आप पहले क्या कर रहे हो? सेल कर रहे हो, फिर आप क्या कर रहे हो? बाय कर रहे हो। सेल आप जो है वो करने जा रहे हो सर कितने कॉन्ट्रैक्ट? 17 कॉन्ट्रैक्ट। क्या प्राइस आप सेल करने जा रहे हो जो आपको फ्यूचर की मिली है? 213.5। तो यहाँ से प्लीज़ मुझे एक वैल्यू दे दें कितनी बनती है। 17 कॉन्ट्रैक्ट, कितने कॉन्ट्रैक्ट साइज़ कितना है? 120,000, और कितने कॉन्ट्रैक्ट हैं? और सॉरी क्या प्राइस है? 213.5। तो यहाँ से एक वैल्यू प्लीज़ मुझे दे दें कितनी बनती है। $43,540। और बाय आप करोगे 17 कॉन्ट्रैक्ट 120,000 किस रेट पे? ये जो मैच्योरिटी डेट पे रेट मार्केट में स्पॉट चल रहा है कितना? 218.5 पे। और यहाँ से कितना बनेगी वैल्यू? 445740। 445740। तो यहाँ से तो आपको शायद सर ये आपकी रसीट है और ये आपकी पेमेंट है, तो आपको तो शायद लॉस हो रहा है कितने का? 10,200 का। एक्सक्यूज मी। अब आपको क्या निकालना है? इफेक्टिव रेट जो आपको पड़ा वो आपने निकालना है।
तो इफेक्टिव रेट निकालने के लिए आप क्या करोगे जी, इफेक्टिव रेट निकालने के लिए जो एक्चुअल आपने सेल किया, एक्चुअल जो आप सेल करोगे वो किस रेट पे करोगे, इस रेट पे सेल करोगे। क्या ख्याल है, इस रेट पे सेल करोगे 218 पे, कितने का, $2 मिलियन 218.5 पे आप सेल करोगे तो कितनी आपको जो है वो प्रोसीड होगी, एक्चुअल सेल करके 437,000। क्या ख्याल है। और जो लॉस ऑन फ्यूचर आपको हुआ है वो कितना हुआ है सर, 10,200 का। तो आपको जो नेट प्रोसीड मिलेगी वो कितने की मिलेगी, 426,800 की। कितने डॉलर के अगेंस्ट, $2 मिलियन के अगेंस्ट। तो आपको जो इफेक्टिव रेट पड़ेगा वो सर कितना पड़ेगा, क्या ख्याल है, इफेक्टिवली जो आपको रेट पड़ेगा, ये अपनी फिगर 1000 में ली है तो ये भी 1000 में लो, तो इफेक्टिव जो रेट आपको पड़ेगा वो कितना पड़ेगा, 213.4 रुपीज़ पर डॉलर। और ये क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट सी जो है वो भी सॉल्व होगी। क्या कहला मीन नॉर्मल जो फ्यूचर का क्वेश्चन हम करते हैं वो इसी तरह से करते हैं। अब यहाँ पे बीच में बात आ गई, उसने कहा जी कंप्यूट द गेन और लॉस इन टर्म्स ऑफ टिक्स। और यहाँ पे उसने क्या कहा है कि स्टैंडर्ड लॉट साइज 1 है विद द टिक वैल्यू ऑफ ₹12। अब ये टिक क्या है, इसमें बेसिकली दो कॉन्सेप्ट हैं, एक है टिक साइज और एक है टिक वैल्यू। टिक साइज एंड टिक वैल्यू, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारी आई कैप बुक के अंदर। नॉर्मली मार्केट में लोग जो है इस टिक के बिना ही फ्यूचर की सारी वर्किंग करवाते हैं, लेकिन हमारी बुक में कॉन्सेप्ट था और एग्जामिनर ने टेस्ट भी कर लिया 2 नंबर के लिए, टिक साइज और टिक वैल्यू। फ्यूचर की मार्केट में जब भी आप कोई फ्यूचर बाय सेल करते हो ना, तो आपको कुछ प्राइस मूवमेंट जो है वो दी जाती हैं। वो मिनिमम प्राइस का जो डिफरेंस आ रहा होता है उसे नाम दिया जाता है टिक साइज का। सो टिक साइज क्या है, मिनिमम प्राइस डिफरेंस, मिनिमम प्राइस डिफरेंस इन एक्सचेंज ऑफ फ्यूचर, इन बाइंग सेलिंग ऑफ फ्यूचर। वो नॉर्मली जो है वो 1 सेंट होता है डॉलर में अगर प्राइसेस आ रही हैं तो। हाँ, इधर उसने कितना दे दिया, ₹12 दे दिया। नॉर्मली क्या होता है, $0.01 मीन 1 सेंट होता है। मीन प्राइस में जो चेंज आता है एक मोमेंट से दूसरे मोमेंट में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो इधर कितना दे दिया है, रुपीज़ में 12 है, अगर डॉलर में होता तो ये 1 सेंट होता। क्या ख्याल है। अब टिक वैल्यू क्या है, टिक वैल्यू बोलते हैं प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू ट्रेड इन फ्यूचर। मीन फ्यूचर में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो उसकी वजह से जो प्रॉफिट या लॉस टिक साइज की वजह से आता है उसे नाम दिया जाता है टिक वैल्यू। और टिक वैल्यू कैलकुलेट करने का एक फार्मूला भी होता है, टिक वैल्यू इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट साइज इनटू टिक साइज। मीन कैसे टिक वैल्यू निकाली जाती है, कॉन्ट्रैक्ट साइज इनटू टिक साइज। सो टिक साइज क्या है, प्राइस में जो चेंज आता है एक मोमेंट से दूसरे मोमेंट में फ्यूचर की प्राइस में जो चेंज आता है उसे नाम देते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो चेंज आता है फ्यूचर में उसे नाम देता है टिक साइज। जो कितना आता है, नॉर्मली कंपनीज का $0.01 मीन 1 सेंट होता है। कुछ का चेंज भी हो जाता है लेकिन बहुत रेयर केसेस, अदरवाइज $0.01 मीन 1 सेंट होता है। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में उसने कितना दे दिया जी, टिक वैल्यू कितनी है, 12 रुपीज़। डॉलर होती तो शायद ये 0.1 सेंट देता।
टिक वैल्यू क्या है? टिक वैल्यू का मतलब क्या है कि वो प्रॉफिट या लॉस जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे फ्यूचर के रेट चेंज होने की वजह से आता है, जो टिक साइज के अकॉर्डिंगली होता है, उसे क्या नाम देता है? टिक वैल्यू का। और कैसे टिक वैल्यू निकाली जाती है? कॉन्ट्रैक्ट साइज इनटू टिक साइज। अब यहां पे रिक्वायरमेंट क्या है? टिक वैल्यू 12 है, कॉन्ट्रैक्ट लॉट 1 की है, कॉन्ट्रैक्ट साइज 120 है। वो कहता है जी कंप्यूट द गेन और लॉस इन टर्म्स ऑफ टिक्स। इन टर्म्स ऑफ टिक्स आपने गेन या लॉस निकालना है, तो इन टर्म्स ऑफ टिक्स गेन या लॉस कैसे निकलेगा? रिक्वायरमेंट बी की तरफ हम जा रहे हैं कि आप जो है वो सेल कर रहे हो कितने पे? 213.5 पे। बाय आप करोगे कितने पे? 218.5 पे। तो आपको जो है वो पर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कितना लॉस हुआ है? तो लॉस आपको सर कितना हुआ है? इतने का सेल करोगे, इतने का बाय करोगे, तो 5.0 का आपका लॉस हुआ है। क्या ख्याल है? अब उसने कहा जी गेन लॉस आपको इन टर्म्स ऑफ टिक निकालना है, तो इन टर्म्स ऑफ टिक निकालने के लिए इतना आपका लॉस है। क्या ख्याल है? टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं? तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट साइज आपका 120,000 है। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 600,000। क्या ख्याल है? अब टिक वैल्यू आपकी कितनी है? 12। तो इसको आप क्या कर दो? डिवाइडेड बाय 12 मीन टिक वैल्यू कर दो। तो इन टर्म्स ऑफ टिक आपका लॉस कितना हो गया? 600,000 डिवाइड बाय 12 करें अगर आप, तो 600,000 डिवाइड बाय 12 कीजिएगा, देखिए कितना बनता है? 50,000 इन टर्म्स ऑफ टिक्स आपका जो है वो लॉस हो गया, टिक लॉस। मीन वही जो आपने गेन लॉस निकाला, क्या ख्याल है? आपने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साथ मल्टीप्लाई करके निकाल दिया, कॉन्ट्रैक्ट साथ मल्टीप्लाई ना करते तो 5 आता। क्या ख्याल है? इनटू आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, कितना साइज़ है कॉन्ट्रैक्ट का? 120,000। तो ये आपका लॉस आ गया। अब टिक की फॉर्म में आपने निकालना है, तो आप क्या करोगे? डिवाइडेड बाय टिक वैल्यू कर दोगे, कितनी है वो? 12। तो टिक वैल्यू से डिवाइड करने से आपके पास क्या आ गया? टिक का लॉस आ गया। मीन ये कॉन्ट्रैक्ट का लॉस है। क्या ख्याल है? तो टिक वैल्यू से आपने क्या किया? उसे डिवाइड किया, तो आपके पास क्या आ गया? टिक के साइज में लॉस आ गया 50,000। ये 2 नंबर का एक डिफरेंट सा क्वेश्चन एग्जामिनर ने टेस्ट किया था ऑटम 22 में। जिसके अलावा अगर हम आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 9 एक टेस्ट किया गया। किस चीज़ के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है जी? क्वेश्चन नंबर 9 उसने टेस्ट किया है कंप्यूट एलक्यूज एग्जिस्टिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वैक निकालना है आपने। क्वेश्चन में आए, क्या कहता है क्वेश्चन? Lahore Continent LQ is engaged in manufacturing and selling of textile products. LQ is presently considering to expand the business and needs finance of rupees 50 million. The management is considering the following 2 options. तो बिज़नेस कुछ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बनाता है, बेचता है, और 50 मिलियन का फाइनेंस लेने जा रहे हैं, और 2 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 क्या है? Issuing of new shares, finance the entire expansion by issuing new shares. However, the new project would result in equity beta of 1.2. मीन नए शेयर इशू करके फाइनेंस लिया जा सकता है, जहाँ पे इक्विटी बीटा 1.2 होगा। इक्विटी बीटा कहाँ पे यूज़ होता है बैंक में? कैपम के थ्रू KE निकालने में। ऑप्शन 2, issuance of convertible bonds, finance the entire expansion by issuing 10% convertible bonds of ₹1,000 each. Each bond will be converted into 3 shares at the end of year 4. Convertible bond, क्या कह रहा है? और हर बॉन्ड जो है वो 3 शेयर्स में कन्वर्ट होगा एट द एंड ऑफ ईयर 4. द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज एक्सपेक्टेड टू बी ₹400 ऑन द डेट ऑफ रिडम्पशन. 400 इंटू 3 कितना? 1200. तो हम देख लेंगे हायर वैल्यू अगर तो 1000 मिलना है या 1200, तो 1200 को एज ए रिडम्पशन वैल्यू हम लेते होते हैं। कन्वर्टिबल बॉन्ड की वर्किंग की हुई है। Following information has been extracted from the latest financial statements of LQ. 1 million ordinary shares जिनकी कॉस्ट जो है वो 100,000 है, 11% बैंक लोन है जिसकी कॉस्ट 100,000 1 लाख है। द रिटर्न ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड इज 8% पर एनम। RM क्या कहला है कि RF whereas the average return on market investment is 12%. RM कितना है? 12% है। The current
इक्विटी बीटा ऑफ LQ इज़ 1.3 और करंट इसका 1.3, इक्विटी बीटा है, टैक्स रेट 30% है। द डिटेल ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द लेटेस्ट 4 ईयर्स इंक्लूडिंग करंट ईयर्स 2022 आर गिवन बिलो, और पिछले 4 सालों के उसने डिविडेंड दे दिया। उसने कहा जी कंप्यूट एग्जिस्टिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मीन ऑप्शन 1 2 को छोड़ के आपने वैक कैलकुलेट करना है। ऑप्शन 1 2 को छोड़ के आपने वैक कैलकुलेट करना है। ट्राई करेंगे ज़रा खुद से। दो ही कंपनी के पास कंपोनेंट हैं वैक के, एक इक्विटी है और दूसरा क्या है, डेट है। एग्जिस्टिंग वैक कैलकुलेट कीजिएगा प्लीज़ ज़रा, एग्जिस्टिंग वैक देखिएगा। सो पार्ट ए, एग्जिस्टिंग वैक, और वैक का फार्मूला हमें पता है, इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट। प्रेफरेंस शेयर्स हो तो आगे वो भी आ जाएगा, इस क्वेश्चन में कहीं पे नज़र नहीं आया तो इसलिए मैं नहीं ले रहा। डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेट, और परसेंटेज में आंसर चाहिए तो इंटू 100 कर लेंगे। क्या ख्याल है? इक्विटी हमें मार्केट वैल्यू पे इक्विटी चाहिए। इक्विटी मार्केट वैल्यू पे लेने के लिए हमें क्या चाहिए जी, इक्विटी मार्केट वैल्यू पे लेने के लिए हमें मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने का हमारे पास एक फार्मूला है। क्या? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी। जी निकाला जा सकता है इस क्वेश्चन से? क्या ख्याल है? जी निकाला जा सकता है। जी देखिएगा क्या से जी निकलेगा कि 10 का डिविडेंड था जो 1 प्लस ग्रोथ रेट से पहुंच गया कितने पे, 14 पे। कितनी ग्रोथ हैं? 1 2 3 ग्रोथ से। तो मुझे प्लीज़ ज़रा जी का आंसर दे देंगे इस क्वेश्चन से, कितना बनता है? 11.87%। तो जी आ गया। अब हमें और क्या चाहिए? के ई चाहिए। क्या ख्याल है? सो के ई कैसे निकलेगा? के ई देखिएगा कैसे निकलेगा। के ई निकालने के लिए उसने शायद हमें कैपम का फार्मूला दे दिया, और कैपम के लिए हम क्या करते हैं, आर एम प्लस बीटा इंटू आर एम इंटू आर एफ। क्या ख्याल है? नहीं, यहाँ पे आर एफ आता है, रिस्क फ्री रिटर्न, प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। तो आर एफ आपके पास दिया गया क्वेश्चन में कितना सर? आर एफ 8%। क्या ख्याल है? 8%। बीटा आपका एग्जिस्टिंग दिया गया 1.3, आर एम कितना दिया गया? 12%, आर एफ कितना है? 8%। तो प्लीज़ मुझे यहाँ से के ई निकाल के दे दें कितने परसेंट है? 13.2%। क्या ख्याल है? सो फार्मूला में आ गए। डी कितना है जी? लेटेस्ट डिविडेंड 14 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट कितना है? 11.87%। के ई कितना है आपके पास? 13.2%। और आपके पास जी कितना है सर? 11.87%। तो प्लीज़ मुझे मार्केट वैल्यू निकाल के दे देंगे कितनी बनती है? 1177.58। क्या ख्याल है? पर शेयर, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपके पास? 1 मिलियन। तो क्या करो, इंटू 1 मिलियन शेयर्स कर दो, तो आपके पास मार्केट वैल्यू टोटल आ जाएगी कितनी? 11,77,580,000। क्या ख्याल है? के ई भी आ गया, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी भी आ गई। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई कितनी? 11,77,580,000। के ई आपके पास आ गया कितना? 13.2%। प्लस डेट आपका कितना है? बैंक लोन है। क्या कोई मार्केट वैल्यू निकालनी है? नहीं, वही रहेगा कितना? 100,000। लोन है, ट्रेड नहीं होता, इसलिए मार्केट वैल्यू इसकी बुक वैल्यू होती है। हाँ, रेट आपके पास कितना है? 11%। टैक्स उसने दिया है कहीं पे 30%। यस, टैक्स दिया है उसने, टैक्स दिया है कहीं पे। कितना टैक्स दिया है देखिएगा? 30%। तो 11% का 30% टैक्स अप्लाई करके आपके पास जो है वो आ जाएगा क्या? के डी। के डी कितना बनता है? के डी 11% इंटू 1 माइनस 30% कितना बना? 7.7%। सो इंटू 7.7%। क्या ख्याल है? डिवाइडेड बाय 11,77,580,000 प्लस 100,000 और इंटू 100 कर दें तो एग्जिस्टिंग वैक का मुझे आंसर दे दें प्लीज़, कितना बनता है?
12.77%, ये एग्जिस्टिंग वैक का पार्ट एक आंसर है। अब वो कहता है जी रिक्वायरमेंट बी मुझे सॉल्व करके दें। रिक्वायरमेंट बी क्या कहता है जी, रिकमेंड वेदर LQ शुड फाइनेंस द न्यू प्रोजेक्ट बाय इशूइंग न्यू शेयर्स आर बाय इशूइंग कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। तो दो ऑप्शन है आपके पास, इशूइंग न्यू शेयर्स और इशूइंग कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। तो दोनों का वैक निकाल के आपको देखना पड़ेगा, जिसका वैक कम है उस ऑप्शन पे जाना चाहिए। क्या ख्याल है, वैक जितना कम हो बिजनेस के लिए उतना अच्छा है। तो पहले हम इशूइंग न्यू शेयर्स की तरफ चले जाते हैं। रिक्वायरमेंट बी सॉल्व करने के लिए यही डाटा मैं यूज़ कर सकता हूँ, नहीं हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा, ये मिटा देते हैं। जी रिक्वायरमेंट बी के लिए देखिएगा, हम जा रहे हैं जी रिक्वायरमेंट बी में। यहाँ पे मैं रिक्वायरमेंट बी सॉल्व कर नीचे, इशूइंग न्यू शेयर्स ऑप्शन 1 पे पहले हम वैक कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सिर्फ न्यू शेयर्स जहाँ पे बीटा जो है वो 1.2 चेंज हुआ है और 50 मिलियन की कंपनी क्या करने जा रही है, नई इन्वेस्टमेंट लेने जा रही है। क्या ख्याल है, और इसका वैक कैलकुलेट करने के लिए खैर फार्मूला हम यही यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे दोबारा से कैलकुलेट कर लेंगे, वैक इज़ इक्वल टू, यहाँ पे फिगर से लेंगे। हाँ इसमें देखिएगा बीटा अगर 1.2 हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, के ई दोबारा से निकालना पड़ेगा। क्या ख्याल है, के ई इज़ इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। आर एफ कितना था 8%, बीटा चेंज हो गया 1.2 हो गया, आर एम 12% था और आर एफ कितना है 8%। तो प्लीज़ मुझे यहाँ से के ई जो है वो दोबारा नहीं ऐसा निकाल के दे दें, कितना बनता है 12.8%। और चूँकि के ई चेंज हुआ है तो मार्केट वैल्यू पे हमें दोबारा से निकालना पड़ेगी। क्या कहला है, डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी। क्या कहला है, और डी आपके पास है सर कितना 14 इंटू 1 प्लस जी, जी कितना था सर आपके पास 11.87%, के ई नया निकल आया 12.8%, जी 11.87%। तो यहाँ से आपके पास मार्केट वैल्यू सर आ गई कितनी नई वाली 168406 इंटू 1 मिलियन शेयर कर दें। क्या ख्याल है, तो ये आपके पास सर आ गया कितना 168406 10,000 16840 60,000 यस। क्या ख्याल है, तो ये आपके पास एक फिगर आ गई इक्विटी की 16840 60,000 में फिगर ले रहा हूँ मैं, इंटू के ई कितना है सर आपके पास 12.8%। और अब आप देखिएगा आपका जो डेट है वो तो सेम ही रहेगा ना। क्या ख्याल है 100,000, वो भी हम फिगर हाँ ऑलरेडी 1000 में थी, इंटू 7.7%। प्लस अब आप जो नई इन्वेस्टमेंट लेने जा रहे हो वो कितनी है 50 मिलियन की, सो वो 50,000 इंटू उसका भी के ई कितना अप्लाई करोगे, यही 12.8%। क्या ख्याल है, डिवाइडेड बाय क्या करोगे 1684060 प्लस 100,000 प्लस 50 मिलियन इंटू 100 करोगे तो प्लीज़ मुझे इसका वैक दे दो कितना बनता है 12.52%। ऑप्शन 1 का। अब चलते हैं ऑप्शन 2 की तरफ। ऑप्शन 2 क्या कहती है, आप जी क्या करने इशू कर जा रहे हो, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। कन्वर्टिबल बॉन्ड्स इशू करने जा रहे हो, कितने आप इशू करने जा रहे हो जी 10% कन्वर्टिबल बॉन्ड्स 1000 ईच वाला, 100 ईच वाला नहीं 1000 ईच वाला, बस ये कैलकुलेशन में फ़र्क आएगा। और 4 साल के बाद वो कन्वर्ट होगा 3 शेयर्स में, और कितनी आपको जो है वो रिडम्पशन पे शेयर की प्राइस मिल रही है सर, रिडम्पशन पे आपको मिल रहा है 400 पर शेयर। दिस मीन उसमें आपको क्या करना है जी, वैक
कैलकुलेट करना है, तो वैक कैलकुलेट करने के लिए आपको अब क्या करना है, ये चीज़ ऐसे रहेगी, ये चीज़ ऐसे रहेगी, साथ वो जो है कन्वर्टिबल बॉन्ड की बस कैलकुलेशन आएगी। क्यों, ये तो ऑप्शन 1 का डाटा था ना, हमने एग्जिस्टिंग के अकॉर्डिंगली ऑप्शन 1 को इग्नोर करके अगर ऑप्शन 2 पे जाते हैं तो क्या होगा जी, 11,7758 इंटू 13.2%, क्या ख्याल है, प्लस 100,000 इंटू 7.7%, और कन्वर्टिबल बॉन्ड वाला डेटा हमने आगे लेना है, तो 11,7758 प्लस 100,000 और कन्वर्टिबल बॉन्ड वाला डेटा हमने आगे लेना है। अब कन्वर्टिबल बॉन्ड सर आप कितने के इशू करने जा रहे हो, कन्वर्टिबल बॉन्ड आप इशू करने जा रहे हो कितने के, 50 मिलियन के, क्या ख्याल है। सो ये तो 50,000 एज इट इज़ आ जाएगा। हाँ, इसका रेट हमें जो है वो निकालना पड़ेगा, इसका रेट हमें निकालना पड़ेगा। अब कन्वर्टिबल बॉन्ड है तो इसका रेट निकालने के लिए, केडी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, IRR यूज़ करना पड़ेगा ना, क्या कह रहा है, IRR यूज़ करना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, सो KD इज इक्वल टू IRR, कैसे निकालेंगे, 4 साल का बॉन्ड है, क्या ख्याल है। सो हम क्या करेंगे, ईयर 0, ईयर 1 2 3 4 लेंगे, क्या ख्याल है, और रिडम्पशन वैल्यू भी है तो यूँ ले लेते हैं, ईयर 0, ईयर 1 2 4 और उसके बाद ईयर 4 पे रिडम्पशन भी है। ईयर 0 पे आप जो है वो क्या लोगे जी, ईयर 0 पे आपका जो वैल्यू है बॉन्ड की वो कितनी है, 1000, हाँ, और ईयर 1 to 4 आप जो है वो कितना, 1000 वाला बॉन्ड है, कितने परसेंट है, 10% है, तो 1000 का 10% कितना बना, 100, और 30% टैक्स भी है, तो कितना इंटरेस्ट कितना बनेगा, 70 बनेगा, क्या ख्याल है, इंटरेस्ट कितना बनेगा, 70 बनेगा। और 70 पे अगर आप एन्युटी फैक्टर अप्लाई कर दो 4 सालों का, तो वो कितना बनता है, वो बन जाएगा कितना, 3.170, तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, 222। और ईयर 4 में आपने क्या करना है, रिडम्पशन लेनी है, और रिडम्पशन में आप हायर ऑफ लेते हो शेयर या फिर वैल्यू, और शेयर यहाँ पे कितने हैं, 3 शेयर पर बॉन्ड मिलेंगे, 400, तो 1200 आप रिडम्पशन पे ही जाओगे, क्या ख्याल है। और ईयर 4 का आप जो है वो एंटी फैक्टर अप्लाई करोगे तो 0.683 इस पर अप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा, 820 बन जाएगा, क्या ख्याल है, 820 बन जाएगा। ये नेगेटिव फिगर आ गई, ये आप पॉजिटिव अप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ पे NPV आ जाएगी। सर कितनी NPV आ रही है, 42 पॉजिटिव आ रही है, किस रेट पे आ रही है, ये 10% पे। अब पॉजिटिव आ गई तो नेगेटिव लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट फैक्टर इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तो एक 12% पे आप जो है वो ले लो, ये 1000 वैसे ही आ जाएगा, इसका 12% आप 70 पे अगर अप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 213, और 12% पे डिस्काउंट फैक्टर ईयर 4 का अगर 1200 पे आप अप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा, 763, और यहाँ पे आपके पास 24 नेगेटिव आ जाएगी। और IRR में अगर आप अप्लाई करोगे तो छोटा वाला रेट आपके पास क्या है, 10%, उसकी NPV 42, उसकी NPV प्लस बड़े वाले रेट की NPV इंटू 2%, तो यहाँ पे IRR KD आपके पास आ जाएगा सर 11.27%। यहाँ पे अप्लाई कर दो 11.27%, और मुझे यहाँ से वैक कैलकुलेट करके दे दो। ऑप्शन 1 का ये था, ऑप्शन 2 का वैक कितना आ रहा है, ऑप्शन 2 का वैक कितना आ रहा है, 12.71%, 12.52%, 12.71%, कौन सी ऑप्शन आप चूज़ करोगे, लोअर वैक वाली। क्यों, वैक जितना कम हो उतना कंपनी के लिए अच्छा है, रिक्वायर रिटर्न कंपनी का क्या है। सो ऑप्शन 1 विल बी चूजन बिकॉज इट हैज़ लोअर वैक ऑफ 12.52%। क्या ख्याल है, इजी क्वेश्चन था, ये मुश्किल नहीं था।
अगर कन्वर्टिबल बॉन्ड KD कैलकुलेट करना आपने चैप्टर 12 में सीखा हुआ है तो। रिक्वायरमेंट सी भी थी इसकी, कोई 4 नंबर की, क्या कहता है, डिस्कस एनी 4 फैक्टर्स दैट LQ में नीड टू कंसीडर बिफोर डिसाइडिंग ऑन वेदर टू फाइनेंस द एक्सपेंशन बाय इशूइंग न्यू शेयर्स आर कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। मीन 4 फैक्टर्स क्या कंसीडर करने हैं, तो ये तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से है कि आपने डेट पे जाना है या फिर इक्विटी पे जाना है। चैप्टर 11 में अवेलेबिलिटी आपको देखना पड़ेगी, कॉस्ट आपको देखना पड़ेगी, क्या कहलाए, कैश फ्लोज आपको देखना पड़ेंगे, आपको कोई सिक्योरिटी भी देखना पड़ेगी। तो ये तो चैप्टर 11 की थ्योरी है एज इट इज़। 4 नंबर के लिए सेम ऐसा क्वेश्चन मॉडल पेपर में भी टेस्ट किया गया था, क्या कहलाए। सो ये था हमारा ऑटम 2022 का पेपर। इसको प्लीज़ एक दफ़ा हाथ से खुद से भी सॉल्व करना है ताकि एग्जामिनर लेवल का आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के काबिल बन सको। सो बेस्ट ऑफ लक, होपफुली पेपर अटैम्प्ट करना चाहिए अच्छी रिवीजन दे के, इंशाल्लाह पास हो जाएगा। न्यूमेरिक एरियाज जहाँ से क्वेश्चन मस्ट आएगा, वैक, फॉरेक्स, प्रोजेक्ट अप्रेजल, NPV IRR और बजटिंग, और साथ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है, हाँ बजटिंग के ज़्यादा चांसेस हैं। और स्टैट का 5 से 10 नंबर का MCQ में या फिर न्यूमेरिक क्वेश्चन भी आ सकता है।